Welcome to Sadhana Chemistry Coaching Online Lecture. प्यारे बच्चों, आज हम परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का तीसरा लेक्चर आपके सामने लेके आए हैं। आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे क्वांटम नंबर्स यानी कि क्वांटम संख्याओं का और पाउली अपवर्जन सिद्धांत, पाउली एक्सक्लूजन लॉ, क्वांटम नंबर्स यानी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी। तो इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, हर एग्जाम में आपसे क्वांटम नंबर्स पूछ दी जाती हैं, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और पिछले वीडियो इस टॉपिक के देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक उसकी हमने डाल दी है, उससे आप पिछले वीडियो देखें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आता है, तो इसको लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह संचालित कोर्सेस आप हमारे ऑफिशियल ऐप पर भी देख सकते हैं क्रमबद्ध। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाएं और ऐप को इंस्टॉल करें। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है आप सबके लिए। इसलिए क्वांटम संख्याओं के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। ये रसायन विज्ञान का एक मूल भाग है। क्वांटम संख्याएं, परमाणु जिससे पूरी रसायन की रचना हुई है, उसके अंतर्गत हमें संरचना का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत हमें क्वांटम संख्याओं का अध्ययन करना है। तो हम शुरू करते हैं क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं? क्वांटम संख्याएं यानी कि क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं। देखिए, परमाणु में बीचों बीच नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर हमने बताया था आपको त्रिविमीय क्षेत्र होता है, एक्स वाई जेड अक्षों से घिरा। इस त्रिविमीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसको आप ऑर्बिटल कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। उसको आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये ऑर्बिटल्स सब सेल की रचना करते हैं और यही ऑर्बिटल्स सेल यानी कि कोश की रचना करते हैं। अब इस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक ऑर्बिटल्स में आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, जिनके स्पिन चक्रण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में होगा, कौन से उपकोष में होगा, कौन सी कोश में होगा, ये जानकारी। इसके साथ साथ उसकी ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा की जानकारी, अर्थात परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं ऊर्जा की जानकारी देने वाली संख्याएं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। या ऐसी संख्याएं जिनकी सहायता से हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को व्यक्त करते हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। अब आपने क्वांटम संख्याओं में जैसे आपने अभी जाना कि ऑर्बिटल, भाई ऑर्बिटल से बनता है आपका उपकोष और उपकोष से बनती है आपकी कोश। और ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में होते हैं, तो वो किसी न किसी उपकोष में भी होते हैं, किसी न किसी कोश में भी होते हैं और उनमें स्पिन भी होता है, चक्रण भी होता है। तो अब हमें ये स्पिन की जानकारी, ऑर्बिटल्स के शेप की जानकारी, ऑर्बिटल के शेप की जानकारी, ऑर्बिटल की आकृति यानी कि शेप की जानकारी और उसके ओरिएंटेशन की जानकारी। ओरिएंटेशन मतलब अभिविन्यास
और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ऊर्जा की जानकारी, ये सारी जानकारियाँ हमें क्वांटम संख्याओं से ही मिलती हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उन क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताती है, साथ ही ऑर्बिटल की आकृति और अभिविन्यास को भी बताती हैं। चक्रण, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की दिशा, चक्रण की दिशा को भी ये व्यक्त करती हैं। तो इसलिए क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। ऑर्बिटल्स की जानकारी देने वाली, उपकोष की जानकारी देने वाली, कोष की जानकारी देने वाली और चक्रण की जानकारी देने वाली 4 आपकी क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो भैया पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या जिसे आप कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी है आपकी दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या जिसे आप कहते हैं एजीमूथल क्वांटम नंबर, एजीमूथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या। तीसरी होती है बेटा जी चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे आप कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथी है आपकी चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या जिसे आप कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो इस तरह से 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को व्यक्त करने वाली संख्याएं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ये ऑर्बिटल्स, उपकोष, कोष, ऑर्बिटल्स की आकृति और उसके अभिविन्यास को व्यक्त करती हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉन के स्पिन की दिशा, चक्रण की दिशा को भी व्यक्त करती हैं। तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। कोष को व्यक्त करने वाली मुख्य क्वांटम संख्याएं, उपकोष को व्यक्त करने वाली ऑर्बिटल की आकृति को और उपकोष को व्यक्त करने वाली दिगंशी क्वांटम संख्याएं, ऑर्बिटल्स और उसके अभिविन्यास को व्यक्त करने वाली चुंबकीय क्वांटम संख्याएं, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को व्यक्त करने वाली चक्रण क्वांटम संख्याएं। तो 4 प्रकार की आपकी क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या को जान लेते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या आप किसे कहते हैं? तो वह क्वांटम संख्या जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कोष यानी कि मुख्य ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है, उसकी जानकारी देती है, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। मुख्य क्वांटम संख्या को आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। n बराबर 1, 2, 3, 4 से इनफाइनाइट यानी शून्य को छोड़कर 1, 2, 3, 4 कुछ भी मान हो सकता है कोष का, मुख्य क्वांटम संख्या का। तो वह क्वांटम संख्या जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कोष को व्यक्त करती है अर्थात मुख्य ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। n से इसे प्रदर्शित करते हैं। n बराबर 1, 2, 3, 4 कुछ भी इसका मान हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता। दूसरी है आपकी दिगंशी क्वांटम संख्या। ये दिगंशी क्वांटम संख्या भैया इसको आप L से रिप्रेजेंट करते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या हमें जानकारी देती है उपकोष की, उपकोष और ऑर्बिटल की आकृति, ऑर्बिटलों की आकृति यानी कि शेप को दर्शाती है। ये उपकोष और ऑर्बिटल के शेप को अभिव्यक्त करती है। तो वह क्वांटम संख्या जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के उपकोष और उसके ऑर्बिटलों की आकृति को व्यक्त करती है, जानकारी देती है, दिगंशी क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे आप स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं।
L बराबर होता है 0 से n-1 तक। ऐसे आप L का मान निकालते हैं n की सहायता से, मुख्य क्वांटम संख्या n की सहायता से दिगंशी क्वांटम संख्या L की वैल्यू निकालते हैं। तो मान लीजिए n बराबर 4 दिया हो तो आप L बराबर लिख सकते हैं 0 से 4-1 तक, यानी कि 3 तक। 0 से 3 तक लिखना है, 0, 1, 2, 3। नीचे आप S, P, D, F लिख देंगे क्योंकि ये उपकोष को व्यक्त करती है ना। तो भैया S उपकोष के लिए L का मान ऑलवेज 0 होता है, P उपकोष के लिए L का मान ऑलवेज 1 होता है और D उपकोष के लिए L का मान हमेशा 2 होता है और F उपकोष के लिए L का मान हमेशा 3 होता है। तो इस तरह से आप उपकोषों के लिए L की वैल्यू ध्यान दे सकते हैं। तो जो उपकोष को व्यक्त करे और साथ ही साथ ऑर्बिटल्स की आकृति को व्यक्त करे उसे आप दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल कोणीय संवेग, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी आप दिगंशी क्वांटम संख्या से व्यक्त कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी आप इससे निकाल सकते हैं। मतलब ऑर्बिटल या कक्षक कोणीय संवेग, कक्षक कोणीय संवेग निर्धारित कर सकते हैं बराबर √L L+1, √L इंटू H बार। इस H बार को आप कहते हैं एक्शन कांस्टेंट। H बार को क्या कहते हो भैया? एक्शन कांस्टेंट कहते हैं, क्रिया स्थिरांक कहते हैं, जिसका मान होता है h/2π, H बार। तो इससे आप दिगंशी क्वांटम संख्या से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी आप निकाल सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तीसरी आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या इसको आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या ऑर्बिटल्स को दर्शाती है, ऑर्बिटल और उसके अभिविन्यास को व्यक्त करती है, ऑर्बिटल और उसके अभिविन्यास को यानी कि ओरिएंटेशन को व्यक्त करती है। तो वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स की जानकारी देती है और ऑर्बिटल के अभिविन्यास को व्यक्त करती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। m का मान L की सहायता से निकाला जा सकता है, तो -L से +L तक, वो भी शून्य सहित। इस तरह से आप शून्य सहित -L से +L तक, इससे आप m का मान निकाल सकते हैं। या फिर m बराबर +L से -L तक, वो भी शून्य सहित आप इस तरह से m के समस्त मान निकाल सकते हो बेटा जी। अब मान लीजिए L बराबर 2 दिया है, तो m बराबर हो जाएगा -2 से +2 तक, -2 तक। तो भैया m बराबर -2 -1 0 +1 +2 हो जाएगा। कुल 5 मान आएंगे m के कुल 5 मान आएंगे, इसलिए इसमें 5 ऑर्बिटल्स होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे, m के 5 मान आएंगे। तो 5 ऑर्बिटल आप यहाँ पर बना सकते हैं, 5 ऑर्बिटल होंगे, 5 m के मान आएंगे। तो L की सहायता से आप m के मान निकाल सकते हैं। m के कुल मान निकालने के लिए आप m बराबर 2l+1 लगा सकते हो। L के लिए जब L की वैल्यू दी हो तो L के लिए अगर आप m के कुल मान निकालोगे तो भैया
12 प्लस 1 से निकालोगे और m बराबर n स्क्वायर लगा सकते हो। ये n के लिए ये आप जो है तेरे इन पॉइंटों का मतलब क्या है, इन 2 पॉइंटों का मतलब क्या है कुल मान का, कि जो m का कुल मान होता है वो m बराबर 12 प्लस 1 होता है और m के कुल मान m बराबर n स्क्वायर होते हैं। अब m बराबर 12 प्लस 1 है l के लिए और m बराबर n स्क्वायर है n के लिए। तो ये कब लगाने हैं, जब कुल मान पूछे जाएं। जब चुंबकीय क्वांटम संख्या के अगर आपसे समस्त मान पूछे जाएं, चुंबकीय क्वांटम संख्या के समस्त मान पूछे हों, तो आप -l से +l या +l से -l तक ये सूत्र लगाएंगे। और अगर कुल मान पूछे हैं तो आप m बराबर 12 प्लस 1 या m बराबर n स्क्वायर लगाएंगे। तो m बराबर 12 प्लस 1 और m बराबर n स्क्वायर, इनका क्या मतलब है? तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि जो आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो ऑर्बिटल्स को अभिव्यक्त कर रही है। जब ऑर्बिटल्स को अभिव्यक्त कर रही है तो m के जितने भी मान आते हैं, m का प्रत्येक मान एक ऑर्बिटल को व्यक्त करता है। जैसे मान लीजिए m के 5 मान आए तो मतलब उसमें 5 ऑर्बिटल हैं। m के अगर 3 मान आए तो उसमें 3 ऑर्बिटल हैं। इसलिए m बराबर 12 प्लस 1 का मतलब l के लिए l किसको प्रदर्शित करता था? उपकोष को। तो इसका मतलब ये हुआ भैया कि उपकोष में, किसी उपकोष में ऑर्बिटलों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब सेल, किसी उपकोष में ऑर्बिटलों की संख्या 12 प्लस 1 होती है। और m बराबर n स्क्वायर, इसका मतलब n किसको व्यक्त करता था? कोष को व्यक्त करता था, कक्षा को व्यक्त करता था। तो किसी कोष में ऑर्बिटलों की कुल संख्या n स्क्वायर होती है, इसलिए m बराबर n स्क्वायर। तो m के जितने मान होते हैं, m का प्रत्येक मान एक ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है। इसलिए m के कुल मान निकालने का मतलब है उसमें कुल ऑर्बिटल्स निकालना। तो किसी उपकोष में ऑर्बिटलों की कुल संख्या 12 प्लस 1 होती है, किसी कोष में ऑर्बिटलों की कुल संख्या n स्क्वायर होती है। इसलिए m के कुल मानों का सूत्र होता है m बराबर 12 प्लस 1 उपकोषों के लिए और m बराबर n स्क्वायर कोषों के लिए। तो मुख्य क्वांटम संख्या कोष को व्यक्त करती है, दिगंशी क्वांटम संख्या उपकोष और ऑर्बिटल की आकृति को व्यक्त करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या पूरी तरह से ऑर्बिटल को व्यक्त करती है, ऑर्बिटल और उसके अभिविन्यास को व्यक्त करती है। इसलिए m के जितने भी मान आते हैं उतने ही ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ m के 5 मान आए, आप 5 ऑर्बिटल बना देंगे। बात क्लियर हो गई। 3 क्वांटम संख्याएं आप समझ गए। चौथी बिल्कुल सिंपल क्वांटम नंबर है जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या। ये केवल चक्रण को दर्शाती है। अब देखिए ऑर्बिटल्स में मान लीजिए ये स्पिन अप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, या आप स्पिन अप और स्पिन डाउन से समझ सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए स्पिन अप कर रहा है, तो भी स्पिन अप के लिए यहाँ पर स्पिन अप हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर s का जो मान होगा वो प्लस का 1/2 होगा। s बराबर हो जाएगा प्लस 1/2। प्लस केवल दिशा, प्लस और माइनस केवल दिशा के कारण आ रहा है। अब मान लीजिए दूसरा इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन कर रहा हो, स्पिन डाउन,
तो स्पिन डाउन में ये दूसरे के लिए देख रहे हैं आप, एक स्पिन अप कर रहा है, एक स्पिन डाउन हो रहा है, स्पिन डाउन। तो स्पिन डाउन के लिए एस की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी -1/2। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे जाएं उसी के हिसाब से एस का मान लिखा जाता है चिन्ह सहित। एस का मान 1/2 होता है और आप स्पिन अप के लिए प्लस लगा देते, स्पिन डाउन के लिए माइनस लगा देते। तो केवल दिशा प्लस और माइनस का चिन्ह दिशाओं को दर्शाता है। इसके अलावा आप इसकी सहायता से स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो, चक्रण कोणीय संवेग निकाल सकते हो। और चक्रण कोणीय संवेग निकालने के लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आप सूत्र लगा देंगे √SS + 1 × H बार। SS + 1 × H बार। H बार भैया एक्शन कांस्टेंट था। H बार का मतलब H/2π एक्शन कांस्टेंट। S का मतलब है यहाँ पर 1/2। S का मतलब क्या है 1/2। ये स्पिन क्वांटम नंबर की सहायता से आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो और एजीमुथल क्वांटम नंबर से आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। तो भैया चारों क्वांटम संख्याएं क्लियरली आपको समझ में आ गई हैं। चारों क्वांटम संख्याएं, मुख्य क्वांटम संख्या कोश को व्यक्त करती है, दिगंशी क्वांटम संख्या उपकोश को व्यक्त करती है और ऑर्बिटल की आकृति को व्यक्त करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या ऑर्बिटल्स और उसके अभिविन्यास को व्यक्त करती है और चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को व्यक्त करती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को व्यक्त करने वाली संख्याएं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। तो अब आप इसको एक शॉर्ट में आसानी से एक बार में इसको समझ लेते हैं। एक शॉर्ट में एक साथ अभी चारों क्वांटम संख्याएं क्लियरली हमने आपको बताई, तो एक शॉर्ट में आप इन पर फिर से गौर कर लेंगे। चारों क्वांटम संख्याएं, इन्हीं चारों क्वांटम संख्याओं पर आधारित है पाउली एक्सक्लूजन लॉ, पाउली अपवर्जन सिद्धांत। इसी चारों क्वांटम संख्याओं पर आधारित है। पाउली का विचार ये था कि भाई परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन कभी भी ऊर्जा और स्थिति में समान नहीं हो सकते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्थिति में समान नहीं हो सकते तो इसका मतलब है कि उसकी चारों क्वांटम संख्याएं, उनकी चारों क्वांटम संख्याएं आपस में एक समान नहीं हो सकती हैं। तो उस पर हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने पढ़ा मुख्य क्वांटम संख्या n, जिसका मतलब होता है n बराबर 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक, शून्य को छोड़कर। शून्य नहीं होता है, नाभिक के बाहर कम से कम एक कक्षा अवश्य होगी। दूसरी आपने पढ़ी L दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसे आप निकालते हैं 0 से n-1 तक। n की सहायता से आप इसको निकालते हैं। सपोज डेट n बराबर 4 दिया है तो आप L बराबर लिखेंगे 0, 1, 2, 3। तो SPDF, इसका मतलब S उपकोष के लिए L बराबर 0, P उपकोष के लिए L बराबर 1 और D उपकोष के लिए L बराबर 2 और F उपकोष के लिए L बराबर 3 हमेशा होता है, सदैव होता है। तीसरा है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या m बराबर -L से +L तक, वो भी विथ 0 यानी कि शून्य सहित विथ 0 के, या फिर आप लगा सकते हैं +L से -L तक, वो भी आप विथ 0 के, विथ 0 यानी शून्य सहित। तो मान लीजिए L बराबर 2 दिया है, तो भैया L बराबर 2 दिया है तो m बराबर हो जाएगा -2, -1, 0, +1, +2, 5 मान हो जाएंगे। या फिर आप +2 से +2 +1 ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो इस साइड से लिख सकते हो भाई, प्लस से माइनस की ओर,
या फिर माइनस से प्लस की ओर लिख सकते हो। चौथी है आपकी स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर आपकी +1/2 भी हो सकती है या फिर -1/2 हो सकती है। ये चिन्ह दिशा को दर्शाते हैं, चक्रण की दिशा को दर्शाते हैं। ये चारों क्वांटम संख्याएं हैं। अब आप आइए कुल मानों के लिए। कुल मान अगर आपको चाहिए, कुल मानों के लिए कुल मान पूछे जाएं तो कुल मानों में देखिए n बराबर l लिखेंगे आप। कुल मान के लिए n बराबर l मतलब कोष और उपकोष बराबर होते हैं। एक उदासीन परमाणु में कोष और उपकोष बराबर होते हैं। इसके बाद आप m बराबर लिख सकते हैं 2l + 1, यानी कि किसी भी उपकोष में ऑर्बिटलों की संख्या 2l + 1 होती है। मतलब ये l के लिए आप लिखेंगे m बराबर 2l + 1 और आप m बराबर लिख सकते हैं n²। कुल मानों के लिए ये आपका n के लिए हो जाएगा। n के लिए m बराबर n² और s की कुल मान उतने ही होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। तो आप s के कुल मानों के लिए सूत्र लिख सकते हो s बराबर 2n²। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। इसी से इन सूत्रों से आप कुल मान निकाल सकते हैं भैया, और इन सूत्रों से आप समस्त मान निकाल सकते हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को व्यक्त करने वाली संख्याएं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या कोष को व्यक्त करती है, दिगंशी क्वांटम संख्या उपकोष और ऑर्बिटल की आकृति को व्यक्त करती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या ऑर्बिटल और उसके अभिविन्यास को व्यक्त करती है, चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को व्यक्त करती है। आप इसको कैसे निकालते हैं वो बात भी आप समझ लीजिए। कोई भी आपको उपकोष दिया हो या कोई परमाणु दिया हो, अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपसे पूछ ली जाएं तो बड़े ही आसानी से आप उनको निकाल सकते हैं। इन्हीं सभी सूत्रों का आप प्रयोग करके आप उनको जो है निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे कहा जाए भाई, जैसे क्वेश्चन दिया हो कि n बराबर 3 के लिए n का मान दिया है l, m व s के कुल मान बताओ। तो भैया n बराबर दिया है 3। जब n बराबर 3 दिया है तो आपका n बराबर l होता है। कुल मानों के लिए n बराबर l होता है। तो n बराबर 3 है तो l बराबर भी 3 आ जाएगा। n बराबर 3 दिया ही गया है, l बराबर निकल आया। अब m बराबर लगा देंगे n²। क्योंकि n के लिए पूछा है, कोष के लिए पूछा है। तो भैया n² मतलब 3 का स्क्वायर, टोटल कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और s बराबर लगा देंगे 2n² कुल मानों के लिए। तो n का मान कितना है 3 का स्क्वायर, तो 9 9 दूनी 18, ये आपके कुल मान आ जाएंगे। अब मान लीजिए कहा जाए कि 3d5 है, 3d5 में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करो। ऐसा कहा जाए चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करो, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसके लिए इसका मतलब आगे 3 लिखा है तो n का मान 3 हो जाएगा। n का मान 3 हो जाएगा। सूत्र लगा देंगे l का, l बराबर 0 से n-1 तक, यही होता है। तो l बराबर 3 - 1 2 तक लिखेंगे आप, 0 1 2 SPD, d लिखा है यहाँ पर। तो भैया d के लिए l का मान ऑलवेज कितना होता है 2 होता है। n बराबर 3, ये आगे लिखा था 3, l बराबर 2 पता चल गया। अब आप सूत्र लगा देंगे m बराबर -l से +l तक, वो भी 0 सहित। तो भैया -2 से +2 तक, क्योंकि l का मान 2 आया है तो भैया m बराबर हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2। कितने मान आए m के? 5 मान आए हैं। 5 आप ऑर्बिटल बना देंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे। जितने m के मान उतने ही उसमें ऑर्बिटल्स। अब 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो अकॉर्डिंग टू हुंड पहले आप एक एक भरेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम ऑर्बिटल्स में भरा गया है तो भैया m का मान हो जाएगा +2 या फिर m का मान हो जाएगा -2।
2m के मान क्यों लिखे? क्योंकि आपका m बराबर -l से +l तक भी सूत्र लग जाता है और +l से -l तक भी सूत्र लग जाता है। ये अंतिम इलेक्ट्रॉन स्पिन अप कर रहा है तो भैया s का मान हो जाएगा +1/2। अगर नीचे की ओर चक्रण होता तो -1/2। तो इस तरह से आप चारों क्वांटम संख्याएं बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कोई परमाणु दिया हो उसमें पूछ ली जाए तो उस परमाणु का आप बाउस सिद्धांत से विन्यास बना लेंगे और पता कर लेंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में भरा है, कौन सी कोष में भरा है, और उसी उपकोष और कोष को उठाकर आप जो है इसी तरह से अप्लाई करके चारों क्वांटम संख्याएं निकाल सकते हैं। बाकी के जो इसके ट्रिकी क्वेश्चन हैं वो हम प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं। अब हम इस सिंपल सा रूल्स जान लेते हैं, वो है पाउली अपवर्जन नियम। पाउली अपवर्जन सिद्धांत, पाउली अपवर्जन सिद्धांत या पाउली अपवर्जन नियम। पाउली अपवर्जन सिद्धांत, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली अपवर्जन सिद्धांत। अब पाउली अपवर्जन सिद्धांत क्या होता है? तो पाउली ने यही बताया है कि भाई परमाणु के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन हो, उनकी चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती हैं। तो पाउली अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार परमाणु के अंदर किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते हैं। अगर उनकी 3 क्वांटम संख्याएं, कौन कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, अगर ये 3 क्वांटम संख्या समान आ भी जाएं, समान आ जाए का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में हो, उसी कोष के ऑर्बिटल में हो, उसी कोष के उपकोष में हो, उसी कोष के ऑर्बिटल में हो। मतलब कक्षा, एक ही कक्षा के दोनों इलेक्ट्रॉन हो, एक ही उपकोष के दोनों इलेक्ट्रॉन हो, एक ही ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन हो, तो उसकी 3 क्वांटम संख्याएं समान हो जाएंगी। क्योंकि ये जो आपकी n है ये किसको दर्शाती है? कोष को। ये जो l है ये किसको दर्शाती है? उपकोष को। और ये जो m है ये किसको दर्शाती है? ये दर्शाती है भैया ऑर्बिटल को, कक्षक को। ऑर्बिटल या कक्षक, ऑर्बिटल या कक्षक को दर्शाती है। तो जरा सोचिए कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कोष के हैं और उसी कोष के किसी उपकोष के हैं और उसी उपकोष के एक ही ऑर्बिटल के हैं, तो उनकी 3 क्वांटम संख्याएं समान होंगी, लेकिन चौथी चक्रण क्वांटम संख्या अवश्य भिन्न होगी। क्योंकि एक चक्रण होगा +1/2 तो दूसरा चक्रण हो जाएगा -1/2। तो परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी एक समान नहीं हो सकते हैं। इसे पाउली अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। पाउली अपवर्जन सिद्धांत के अनुप्रयोग भी साथ में पूछे जाते हैं बेटा जी। अब अनुप्रयोग ये है कि पाउली अपवर्जन सिद्धांत में उपकोष और कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित की जा सकती है। पाउली ने कोषों में, उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किया है। तो किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। किसी भी उपकोषों में, s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, d उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन और f उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। किसी कोष में अधिकतम n² ऑर्बिटल्स होते हैं, m बराबर n²। किसी उपकोष में अधिकतम ऑर्बिटलों की संख्या 2l+1 होती है, m बराबर 2l+1। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनके चक्रण एक दूसरे के विपरीत होते हैं, s बराबर 2n², लेकिन चक्रण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग हैं कि हम पाउली अपवर्जन सिद्धांत से किसी भी कोष में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकाल सकते हैं। कोष में, उपकोष में, ऑर्बिटल्स में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं।
कोष में ऑर्बिटलों की संख्या बता सकते हैं, उपकोष में ऑर्बिटलों की संख्या बता सकते हैं, और एक ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बता सकते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल से प्रूव भी कर सकते हो, सिद्ध भी कर सकते हो। तो देखिए भाई, हाइड्रोजन या हीलियम का एक विन्यास ले लीजिए। हीलियम का विन्यास ले लेते हैं, क्योंकि उसमें एक ही कक्षा है और एक ही कक्षा में एक ही उपकोष है और उसमें एक ही ऑर्बिटल्स है, और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल्स में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। तो देखिए भैया, हीलियम का विन्यास होता है 1s2। तो देखिए, पहली कोष है इसमें और एक ही उपकोष है s, और इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। तो देखिए यहाँ पर n बराबर 1 है, n बराबर 1 है, तो आपका l बराबर होगा 0 से n-1 तक, 1 - 1 यानी कि 0। तो l बराबर 0, जब l बराबर 0 है भैया तो m बराबर 0 होगा, क्योंकि 0 में माइनस प्लस थोड़ी होता है। अब एक m का मान है तो एक ही ऑर्बिटल होगा, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, प्रथम इलेक्ट्रॉन को आप भरेंगे तो ऊपर की ओर भरेंगे तो स्पिन हो जाएगा +1/2। तो फाइनली n बराबर निकला 1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, और आपका l बराबर निकला 0, m बराबर निकला 0 और s बराबर निकला +1/2। ये क्वांटम नंबर्स आए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी भैया n बराबर 1 होगा, l बराबर 0 होगा, m बराबर 0 होगा। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन आपका स्पिन डाउन करेगा नीचे की ओर, तो s का जो मान होगा वो -1/2 हो जाएगा। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर -1/2। तो देखिए, हमने अभी आपको बताया कि अगर हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही उपकोष के हैं, एक ही ऑर्बिटल के हैं, एक ही कोष के हैं, तो उनकी 3 क्वांटम संख्याएं, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या समान होगी, परंतु उनके चक्रण अवश्य भिन्न होंगे, चक्रण क्वांटम संख्या अवश्य भिन्न होगी। इसलिए परमाणु के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम संख्याओं के एक समान मान प्रदर्शित नहीं कर सकता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी एक समान नहीं हो सकती हैं। इसे पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है या इसमें जो भी चीज़ पसंद नहीं आई है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको ये अनुभव कैसा लग रहा है, हमारी क्लासें कैसी लग रही हैं, इसको ज़रूर साझा करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब हम अगली क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी के बारे में, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। तो अगली क्लास भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगी, तो भाई उसका इंतज़ार करिए। पार्ट 4 का पार्ट 3 था ये, तो पार्ट 4 देखने के लिए कमेंट ज़रूर लिखें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।